हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 की लेक्चर सीरीज़ का जो हम रिवीजन कर रहे हैं, उसमें नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हम यहाँ पे बात करेंगे और जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जो प्रेरण है उससे पहले हमें समझना पड़ेगा चुंबकीय फ्लक्स को। तो सबसे पहले हम जानते हैं किसको, चुंबकीय फ्लक्स को। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है बेसिकली कि किसी एकांक पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से दर्शाते हैं और इसका मान कितना होता है, बी डॉट ए होता है। ए यहाँ पे क्या है, इसका क्षेत्रफल सदिश है, ठीक है। और यदि ये कोई अल्फांश है तो इस अल्फांश के लिए इसका मान क्या हो जाएगा, बी डॉट डी ए हो जाएगा, जिसका हमें क्या करना होगा, पूरा समाकलन करना होगा, तब हमें पूरा फ्लक्स मिल जाता है किसी भी क्षेत्र के लिए। अच्छा, अगर कोण पे हो किसी भी, तो कोण पे इसका मान कितना हो जाएगा, बी डी ए कोस थीटा इसका मान हो जाता है। पूरा हम यहाँ पे क्या कर देंगे, समाकलन कर देते हैं। अब थीटा के अलग अलग मान के लिए जब थीटा का मान 0 हो जाए तब जो फाई बी का मान है वो कितना हो जाएगा, बी डी ए हो जाएगा। और कोस 0 कितना होता है, 1। और थीटा जब 90 डिग्री हो जाए तब फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाए तब कोस 180 कितना होता है, -1, यानी कि फ्लक्स का मान कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने का मतलब है कि वो क्या कर रहा है, उस पृष्ठ से प्रवेश कर रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, ये निर्गत हो रहा है ना। तो फिर अगर हम बात करते हैं इसके मात्रक की, तो मात्रक क्या है, इसका वेबर होता है और एक वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होते हैं, है ना। ये इसका एसआई मात्रक है और ये इसका सीजीएस मात्रक है। फिर जो हम बात करते हैं कि प्रेरण की शुरुआत कहाँ से हुई, वो शुरुआत होती है फेराडे तथा हेनरी के प्रयोगों से। तो इन्होंने 3 प्रयोग किए। देखिए, पहले प्रयोग में इन्होंने कहा कि अगर कोई कुंडली है और उस कुंडली के पास में अगर मैं एक धारा मापी लगा देता हूँ यहाँ से, और उसके पास में अगर मैं एक छड़ चुंबक को गतिशील अवस्था में रखूँ, यानी कि पास या दूर लेके जाऊँ, तब इसके अंदर हमें विक्षेप मिलता है, यानी कि कुंडली के अंदर क्या बहती है, धारा उत्पन्न होती है। और दूसरे प्रयोग में इसने कहा कि यदि इस कुंडली के पास में अगर मैं एक दूसरी धारावाही कुंडली चलाऊं, यानी कि ऐसी कुंडली जिसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, और उसे अगर मैं पास या फिर दूर लेके जाऊं, तब भी इसके अंदर विक्षेप हमें देखने को मिलता है। और तीसरा प्रयोग इसने कहा कि जब इस कुंडली के पास में मैं एक दूसरी कुंडली रखता हूं और उस कुंडली का स्विच अभी मैं ऑफ रखता हूं, और जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूं तो कुछ क्षण के लिए इसमें विक्षेप आता है, और जैसे ही ऑफ करता हूं तो इस विक्षेप का क्या होता है, विपरीत दिशा में विक्षेप मिलता है। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे हमें क्या मिलता है, प्रेरण देखने को मिलता है। और यह प्रेरण होता किसकी वजह से है, यह प्रेरण होता है इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से। तो हमें जो निष्कर्ष मिलता है वो निष्कर्ष क्या कहता है कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अर्थात किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कुंडली जो है, उस कुंडली के सिरों पर एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। और इस विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने से ही इसके अंदर एक धारा उत्पन्न हो जाती है। फिर अगर हम बात करें कि फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, कि भाई ये जो इन्होंने प्रयोग किए थे इससे हमें जो निष्कर्ष मिलता है उसके रूल क्या क्या है ना। तो रूल की जब हम बात करते हैं तो इसने 2 नियम दिए थे। प्रथम नियम क्या कहता है, फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम ये कहता है कि किसी बंद परिपथ या कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और दूसरा इसने नियम देता है कि ये जो फ्लक्स है, जो ईएमएफ है, उसका मान
उस फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। और यहाँ से हमें क्या मिलता है, एक नेगेटिव साइन मिलता है। यदि कुंडली में n फेरे हैं तो इसका मान कितना होगा, -n d फाई बी, यानी फ्लक्स का है, ये चुंबकीय फ्लक्स है, अपॉन dt होता है। तो ये इसका क्या है, द्वितीय नियम है। यहाँ पे जो ऋणात्मक चिन्ह है उसकी हम बात करेंगे कि भाई ये ऋणात्मक चिन्ह क्यों आता है, जो कि लेंज के नियम से हम इसको समझते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि लेंज का नियम क्या है, तो लेंज का नियम लेंज ने हमें उस नेगेटिव साइन के बारे में बताया था। लेंज ने कहा था कि किसी भी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो धारा उत्पन्न होती है, वह सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है। यानी कि जो धारा की दिशा है वो हमें यहाँ से देखने को मिल जाती है। तो अगर हम देखें, एक वर्ताकार लूप है, उसके दो एंड होते हैं, इस तरफ नॉर्थ और दूसरी तरफ साउथ। तो यदि मैं यहाँ से इस एन को लेके जाऊँ, एक छड़ चुंबक को पास में लेके जाऊँगा, तो देखो नॉर्थ एंड इसके पास में जा रहा है, तो इसके अंदर वह एंड बनेगा जो इसका क्या करे, विरोध करेगा। यानी कि यहाँ पे क्या बनना चाहिए, नॉर्थ बनना चाहिए। और नॉर्थ का मतलब है कि इस दिशा में इसके अंदर क्या बहेगी, धारा बहेगी। और अगर मैं इसे दूर लेके जाऊँगा तो दूर जाने का विरोध करेगी, इसका मतलब ये इसे खींचेगी। और खींचने के लिए यह किस प्रकार की धारा बनेगी, वो धारा बन जाएगी एस, इस प्रकार। तो यहाँ से विपरीत दिशा में ये क्या हो जाएगी, धारा प्रवाहित हो जाती है। तो जो नेगेटिव साइन है वो प्रकृति का विरोध को दर्शाता है कि जिन कारणों से वह बना है उन्हीं कारणों का क्या करता है, विरोध करता है। और हमें एक चीज़ और लेंज के नियम में इस बात का ध्यान रखना है कि यह ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाता है। यानी लेंज के नियम में ऊर्जा का संरक्षण सदैव रहता है, इसीलिए यहाँ से हमें जो कार्य है वो करना पड़ता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि गतिक विद्युत वाहक बल क्या होता है। नेक्स्ट है गतिक विद्युत वाहक बल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है गतिक है, यानी कि अगर कोई भी वायर किसी भी क्षेत्र से गुजर रहा है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे जो एरिया है वो कम या ज़्यादा हो रहा है, तो जब वायर चलेगा तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा, परिवर्तन होता है। देखिए फ्लक्स के मान में दो चीज़ें होती है, एक तो होता है बी और दूसरा होता है एरिया। एरिया बदलेगा तब भी क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन आएगा, या फिर उसका मैग्नीट्यूड अगर हम बदल दें, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को बदलेंगे तब भी फ्लक्स बदलता है। तो अगर एरिया बदलता है, यहाँ पे अगर ये एल लेंथ का वायर किसी वी वेग से गति करता है, तो इसके सिरों पर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसका फॉर्मूला होता है बी इंटू एल इंटू वी। जितने वेग से ये चलेगा उतना ही ज़्यादा इसके ऊपर क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यहाँ से अगर हम धारा की बात करें कि भाई धारा कितनी प्रवृत्त होगी, तो धारा बराबर क्या हो जाएगा कि V अपॉन आर होता है। जैसे हम जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो आर आई बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। V यानी कि विद्युत वाहक बल कितना है, बी एल वी अपॉन क्या हो जाएगा, उस तार का प्रतिरोध हमें यहाँ से मिल जाएगा। फिर अगर हम बात करें कि इस तार पर बल कितना लग रहा होगा, तो किसी भी चालक तार पर लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाता है, बी इंटू आई इंटू एल, जो कि हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। तो इसके ऊपर जो बल लगेगा, यानी कि अगर हम यहाँ पे इस धारा का मान रख दें तो F का मान कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन क्या हो जाएगा, आर। और आर यहाँ पे क्या है, इसका प्रतिरोध है। फिर यहाँ से अगर हम शक्ति की बात करें कि भाई कितनी पावर कंज्यूम होगी, तो एफ डॉट वी होता है इस पावर का फॉर्मूला। यहाँ से कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें इतना मान देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश। प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश कि भाई जो हम प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसके कारण कितनी धारा उत्पन्न होती है। तो हमें पता है कि एप्सिलॉन का मान कितना होता है, -n डी फाई अपॉन क्या होता है, dt होता है। और अगर हम यहाँ पे प्रतिरोध का भाग दे दें तो I बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन आर, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, -n अपॉन आर डी फाई अपॉन क्या हो जाएगा, dt हो जाता है। ठीक है, और अगर हम कहें कि नहीं हमें तो आवेश में परिवर्तन ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, एन अपॉन आर डी फाई अपॉन डी टी। दोनों तरफ मैं समाकलन करूँगा तो मुझे जो आवेश का मान है वो कितना मिल जाएगा, -n अपॉन आर डेल्टा
फाई मिल जाएगा। और फ्लक्स में परिवर्तन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, मान लो कि φ1 से φ2 तक होता है, तो Q का मान कितना हो जाएगा -N/R, φ2 माइनस क्या हो जाएगा φ1 हो जाएगा। या फिर इसी का रूप क्या हो जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो Q बराबर हो जाएगा N/R φ1 माइनस φ2 हो जाएगा। N यहाँ पे लूप की संख्या, R उसका क्या है, प्रतिरोध का मान होता है। यानी कि आवेश का जो मान है वो फ्लक्स में सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन पर निर्भर करता है और विद्युत वाहक बल उसमें परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई छड़ में विद्युत वाहक बल। अब क्या हो रही है कि छड़ क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो छड़ जब रोटेट करती है तब भी वो क्या कर रही है, देखो यहाँ का जो एरिया है वो कम होगा या ज़्यादा होगा तो वो एरिया में परिवर्तन करेगी, यानी उसमें भी क्या आएगा, फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। तो अगर यह ओमेगा वेग से, ओमेगा कोणीय वेग से ये गति कर रही है तो इसके अंदर उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान कितना हो जाएगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, जहाँ पे एल क्या है, इसकी लेंथ है। ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें इसकी फ्रीक्वेंसी के रूप में, यानी कि एफ के रूप में देखेंगे तो एप्सिलॉन का मान होता है बी इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो ये हमें यहाँ मान मिलता है क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई इंटू एफ, और 2 पाई इंटू एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाता है। इस प्रकार हमें इसका मान मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वप्रेरण की, सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरण। तो देखिए जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो उस धारा के प्रवाह के कारण भी उसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसके कारण भी उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम, इस घटना को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। यानी कि स्वप्रेरण की जो घटना है, अगर मान लो n फेरे हैं किसी भी कुंडली में तो उसमें अंदर फ्लक्स परिवर्तन होगा और वो निर्भर करेगा उसके अंदर बहने वाली धारा के। और अगर हम ये समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट मिलता है जिसे हम कहते हैं स्वप्रेरकत्व। एल से हम इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, -N/d∅/dt होता है। और यहाँ पे अगर हम d∅ का मान यहाँ पे रख देते हैं तो एप्सिलॉन मान का कितना हो जाएगा मान, -L/di/dt हो जाता है। यानी स्वप्रेरण से इसके अंदर इतना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि एल का जो मात्रक है वो क्या होता है, एल का मात्रक कहलाता है हेनरी, जिसे हम एच से दर्शाते हैं, या फिर इसका होता है वोल्ट अपॉन एम्पियर इंटू क्या हो जाएगा, सेकेंड। वी में सूत्र इसका हो जाएगा m1L2T-2 इंटू A-2। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि किसी भी कुंडली में संचित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो जो ऊर्जा संचित होती है किसी भी कुंडली में, वो ऊर्जा संचित होती है उसके चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में इसके अंदर संचित होती है। जैसे हमने संधारित्र पढ़ा था, और संधारित्र के अंदर जो ऊर्जा संचित होती है वो उसके विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है। ठीक वैसे किसी भी कुंडली के अंदर जो ऊर्जा संचित होती है वो उसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण संचित होती है, इसलिए इसे चुंबकीय ऊर्जा भी कहते हैं। और इस चुंबकीय ऊर्जा का मान कितना होता है, UM होता है हाफ LI², और यहाँ पे कितना था, हाफ CV²। ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ LI²। नेक्स्ट अगर बात करें कि धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक, किसी भी अगर हम प्रेरण कुंडली की बात करेंगे जो कि मान लो कि उसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका जो मान आएगा L, वो होता है μ0N² A इंटू L। यहाँ पे N क्या है, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित फेरों की संख्या, कैपिटल N/L। या फिर अगर हम देखें फेरों की संख्या में तो इसका मान कितना हो जाएगा, μ0N² A अपॉन कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। और अगर इसके माध्यम की बात करते हैं तो माध्यम को अगर हम परिवर्तन करते हैं तो किसी भी माध्यम के लिए LM का जो मान होता है वो कितना हो जाएगा, μN² A इंटू L। या फिर LM का मान कितना हो जाएगा, अपेक्षिक चुंबकशीलता में देखें तो μ0 μR N² इंटू A L होता है। और यहाँ से हम बात करते हैं कि ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो LM जो माध्यम पर निर्भर करेगा वो अपेक्षिक चुंबकशीलता पर, और यह निर्भर करेगा एकांक फेरों की संख्या पर, और यह निर्भर करेगा उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, यानी कि इसके आयाम पर कि त्रिज्या कितनी है, और उसकी लंबाई पर भी ये क्या करता है, निर्भर करता है किसी भी कुंडली का स्वप्रेरकत्व। नेक्स्ट हम बात करते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व की, म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है
कि एक कुंडली से दूसरी कुंडली में अगर हम वहाँ पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो एक फ्लक्स पहली कुंडली में, मान लो कि दूसरी कुंडली है उसके अंदर फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, जो कि निर्भर करेगा किसमें, पहली कुंडली की धारा पर। और अगर हम यहाँ पे समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो हमें मान मिलता है M21 का, और ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि अन्योन्य प्रेरक तो हम इसे कहते हैं। यहाँ से अगर हम मान रखना चाहे तो एप्सिलॉन का मान कितना हो जाएगा, -M21 di1/dt हो जाएगा। देखिए धारा प्रवाहित हो रही है पहली कुंडली में और विद्युत वाहक बल हो रहा है दूसरी कुंडली में, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। इसका मात्रक भी क्या रहेगा, हेनरी ही रहता है। ये एल की भांति होता है, एल स्वयं के कारण होता है और यह दूसरी कुंडली के कारण उत्पन्न होता है। इसी के साथ अगर हम देखें कि दो समअक्षीय यानी कि समान अक्ष पर रखी हुई कुंडलियों में अन्योन्य प्रेरण कितना होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि दो कुंडलियां लेते हैं और उन्हें सेम ही अक्ष पर रख देते हैं। तो यहाँ से हमें जो मान मिलता है M21 का, वो होता है μ0 N1 N2 × A × L होता है। ठीक है, देखिए L का मान कितना था, μ0 N² AL। यहाँ पे N जो है फेरों की संख्या वो अलग अलग है बस, बाकी एरिया सेम है और लेंथ सेम है। और अगर मैं बात करूँ M21 की, तो अगर N1 और N2 का मान रख दूँ तो μ0 N1 N2 × A अपॉन क्या होगा L², एक L से L कट जाएगा तो इसका मान आ गया L। और देखिए M21 भी हमेशा बराबर होगा M12 के। जरूर नहीं है कि दूसरी कुंडली पहले में ही उत्पन्न करे, पहली कुंडली के कारण भी दूसरी कुंडली में भी उत्पन्न हो सकता है। अच्छा, अब इस प्रेरण के अनुप्रयोग की जब हम बात करते हैं तब हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो कि हमारे प्रेरण के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुप्रयोग होता है। इसमें क्या होता है कि दो चुंबक लगे रहते हैं, एक नॉर्थ एंड और एक साउथ एंड, और इसके अंदर एक कुंडली लगी रहती है, एक आयताकार कुंडली रहती है, जिससे हम क्या करते हैं, बाहरी सर्किट में कनेक्ट करके रखते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको रोटेट करवाते हैं। तो रोटेट करने से क्या होगा कि इसके अंदर फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होने से इसके अंदर धारा बहती है। अब धारा बहने का रीज़न ये होगा कि आधे चक्र में धारा की दिशा बदल जाती है, हर आधे चक्र में धारा दिशा बदलेगी, इसलिए यहाँ से हमें जो धारा मिलती है उसका मान भी क्या होता है, बदलता रहता है। इसलिए यहाँ से हमें प्रत्यावर्ती धारा मिलती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। तो वह धारा जो हर क्षण अपनी दिशा को बदले। तो इसमें क्या क्या होता है, एक तो होता है चुंबक और एक होता है आर्मेचर, ठीक है, एक होता है सर्पी वलय और फिर होते हैं धात्विक ब्रश, है ना। धात्विक ब्रश क्यों रखते हैं, ताकि इसको हम बांध के नहीं रखते, ये ताकि घूमता रहे, और ब्रश इससे टच रहते हैं तो यहाँ से जो भी करंट है वो आगे फ्लो होता रहता है। तो इसके रोटेशन से हमें जो मान मिलता है, देखिए कि हम जानते हैं कि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, -d∅b/dt होता है। और फाई का अगर हम मान रखते हैं यहाँ पे, तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, -d/dt। किसका मान हो जाएगा, NBA cos ω t हो जाएगा। थीटा का जो मान है, उस थीटा के मान को हम क्या लिख देंगे, ω/t। तो NBA cos थीटा किसका मान था, इसके बलागुण का मान था, और वहाँ से हमें इसका मान मिल जाता है। अब अगर हम बात करें, इसके वैल्यू रखते हैं, तो एप्सिलॉन का मान मिलता है हमें NBA ω sin ω t। जब हम इसका अवकलन करेंगे तब हमें इसका मान मिलता है। ये है प्रेरित विद्युत वाहक बल, और इसका मान एप्सिलॉन बराबर कितना हो जाएगा, इसको मैं कांस्टेंट बोलता हूँ, जो कि है ε0 sin ω t। इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाती है। अच्छा, यहाँ से अगर हम धारा का मान याद करेंगे तो धारा I बराबर क्या हो जाएगी, I0 sin ω t। दोनों साइड अगर मैं प्रतिरोध का भाग दे दूंगा तब हमें इसमें क्या मिल जाएगी, धारा में भी संबंध मिल जाएगी। तो देखिए धारा का जो मान है वो साइन के फलन के रूप में परिवर्तित होता रहता है। तो साइन के रूप में जब परिवर्तित होगा तब इसका जो मान है वो देखिए कुछ इस प्रकार बदलेगा। और हमें पता है साइन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार रहता है, यानी कि वह दिशा बदलता है। तो 0 से लेकर t/4 तक, और फिर ये आधा चक्र हो गया t/2 तक, फिर 3t/4 तक, और फिर t तक। तो पूरे एक चक्र के लिए हम क्या करते हैं, बात करते हैं। यहाँ इसका अधिकतम मान रहेगा ε0, यानी कि ये इसका आयाम है कि कहाँ से कहाँ तक इसका मान बदलता है। तो
टी के मान के लिए अलग, पहले 0 हो गया, फिर t/4 हो गया, t/2 हो गया, 3t/4 हो गया और यहाँ पे t हो गया। तब ओमेगा टी का मान 0 के लिए कितना होगा 0 और t/4 यानी कि कितना हो जाएगा π/2। ओमेगा क्या उतना होता है, ओमेगा होता है 2π/t और t का मान हम यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ से हमें मान मिल जाता है। और साइन ओमेगा टी कहाँ वैल्यू हो जाएगी 0 1 0 -1 और फिर 0 और एप्सिलॉन का मान कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। तो परिवर्तित विद्युत वाहक बल यहाँ पे 0 होगा, फिर एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे 0 होगा, फिर माइनस होगा और फिर क्या हो जाएगा 0, यानी 0 से होगा अधिकतम जाएगा, फिर 0 होगा, फिर वापस विपरीत दिशा में अधिकतम जाएगा, फिर क्या हो रहा है 0, यानी कि धारा का मान परिवर्तनशील है। तो धारा का मान परिवर्तित होता रहता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और जनरेटर से ही हमें आगे फिर प्रत्यावर्ती धारा का कंसेप्ट मिलता है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है। लास्ट हम यहाँ पे जनरेटर पर क्या करते हैं खत्म करते हैं ऐसी, ताकि यहाँ से अगला चैप्टर जो है वो प्रत्यावर्ती धारा स्टार्ट हो जाता है।